question is ninth question. The temperature of 1 gram of helium that is confined to 2-liter flask at a pressure of 2.05 atmosphere is. The temperature of 1 gram of helium that is confined to 2-liter flask at a pressure of 2.05 atmosphere is. देखिए इसमें you have to use the equation PV is equal to nRT. टेम्परेचर निकालना है, T will be PV upon nR. हाँ जी, वैल्यूज डालिए। प्रेशर कितना गिवन है? प्रेशर इज 2.05 एटमॉस्फेयर and volume is 2-liter flask है, so it will be 2 liters upon n are number of moles. तो कितने ग्राम हीलियम है? 1 ग्राम हीलियम इज गिवन और हीलियम का जो मास होता है दैट इज 4. तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. सो 1 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास 1 अपॉन 4, दीज आर नंबर ऑफ मोल्स n. एंड r क्या लोगे आप इसमें? लीटर्स में आपने वॉल्यूम ली है, एटमॉस्फेयर्स में आपने प्रेशर लिया है, तो R हैज टू बी 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल. सो ये वैल्यूज हैं आपने जो डालनी है. एक बार फिर से देखिए, प्रेशर गिवन है आपको 2.05 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम इज गिवन 2 लीटर्स एंड नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे? 1 ग्राम हीलियम गिवन है, 1 डिवाइडेड बाय 4 दैट विल बी n नंबर ऑफ मोल्स एंड R विल बी 0.0821. सो ये आप कैलकुलेट करेंगे एंड टेम्परेचर विल बी इक्वल टू 200 केल्विन. दिस विल बी द आंसर. अगर आप इसको कैलकुलेट करें 200 आएगा और दैट हैज टू बी इन केल्विन्स बिकॉज आपने R जो लिया दैट इज 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल. सो 9th का A इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट इज 10th क्वेश्चन. And 10th question is, when the temperature of 23 milliliter of dry CO2 gas is changed from 10 degree to 30 degree Celsius at constant pressure of 760 mm, the volume of gas becomes closest to which one of the following? देखिए, टेम्परेचर बोलता चेंज करें अगर, किसका? ड्राई CO2 है 23 मिलीलीटर, उसको 10 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाएं एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 760 mm, द वॉल्यूम ऑफ द गैस बिकम्स क्लोजेस्ट टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग? तो प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो कौन सा लॉ लगना चाहिए? कांस्टेंट प्रेशर है तो वी हैव टू यूज चार्ल्स लॉ, बिकॉज चार्ल्स लॉ कहता है कि अगर प्रेशर एंड अमाउंट ऑफ गैस इज कांस्टेंट देन वॉल्यूम ऑफ द गैस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the temperature in absolute kelvins. So you have to use Charles law. इसमें आपको चार्ल्स लॉ यूज करना है 10th क्वेश्चन में, and that is V1 upon T1 will be equal to V2 upon T2. This law you have to use. Now V1 कितना है? 23 मिलीलीटर्स. टेम्परेचर T1 10 डिग्री सेल्सियस. 10 डिग्री सेल्सियस मीन्स 273 प्लस 10 283. V2 आपको निकालना है एंड T2 टेम्परेचर कहां पे लेके गए हैं? 30 डिग्री सेल्सियस पे. 273 प्लस 30 दैट इज 303 केल्विन्स. सो ये वैल्यूज आप डालेंगे. V1 गिवन है 23 मिलीलीटर्स, T1 गिवन है आपको 283 है केल्विन्स में, V2 आपको कैलकुलेट करना है एंड T2 इज ऑल्सो गिवन 303 केल्विन. नाउ फ्रॉम दिस V2 आपको निकालना है. V2 विल बी 23 इंटू 303 डिवाइडेड बाय 283. सो दिस विल बी V2 और मिलीलीटर्स में आएगा ये. मिलीलीटर्स में V2 विल बी 24.6 milliliters. Now after calculating this is 24.6 milliliters. देखिए इसमें मैंने चार्ल्स लॉ यूज किया बिकॉज यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है 760 mm. V1 यहाँ पे है 23 मिलीलीटर्स, T1 यहाँ पे है 10 डिग्री सेल्सियस, उसको केल्विन्स में कन्वर्ट करना है 283 आ जाएगा. T2 यहाँ पे है 30 डिग्री सेल्सियस,
that will be 273 plus 30, that is 303 kelvins. Or V2 you have to calculate. V2 will be equal to 303 into 23 divided by 283, that is equal to 24.6 milliliters. So 10th का C is the correct option. Next is 11th question. Two glass bulbs A and B are connected by a very small tube having a stopcock. Bulb A has a volume of 100 cc and contained the gas, while bulb B was empty. On opening the stopcock, the pressure fell down to 40%. The volume of the bulb B is. देखिए 11th क्वेश्चन में दो ग्लास बल्ब्स हैं, सेपरेटेड बाय, यहां पे नॉब लगा हुआ है ए एंड बी. तो स्टार्टिंग में क्या है, बल्ब ए हैज अ वॉल्यूम ऑफ 100 सीसी. इसकी जो वॉल्यूम है 100 सीसी है, और इसमें ए बल्ब में 100 सीसी गैस थी, एंड बल्ब बी वॉज एम्प्टी. इसमें कुछ नहीं था, इट वॉज इवैक्यूएटेड. बल्ब बी वॉज एम्प्टी. ऑन ओपनिंग द स्टॉपकॉक द प्रेशर फेल डाउन टू 40%. मान लीजिए यहां पे जब गैस है उसका प्रेशर इज P1, दैट इज P1 इज इक्वल टू X. जब ओपन किया इसको तो लेट द वॉल्यूम ऑफ दिस बी V. जब ओपन किया तो गैस अब इसमें भी होगी, इसमें भी होगी. जब इसको निकाल देंगे तो गैस इसमें भी होगी और इसमें भी होगी. तो V1 क्या है यहां पे 100 सीसी. जब ओपन करेंगे तो गैस इसमें भी होगी, इसमें भी होगी. मैं कह रहा हूं V2 क्या हो जाएगा 100 इसकी वॉल्यूम प्लस इसकी वॉल्यूम. दिस वी आर नेग्लेक्टिंग. ये जो बीच वाली ग्लास ट्यूब है इसकी वॉल्यूम को वी आर नेग्लेक्टिंग. वी आर जस्ट कंसिडरिंग द वॉल्यूम ऑफ द ग्लास बल्ब्स. तो पहले V 100 थी, जो ओपन किया अब गैस इसमें भी होगी, इसमें भी होगी. दैट मीन्स अब सेकेंड वॉल्यूम क्या बन गई 100 प्लस V. और P2 क्या हो गया, क्या कहा इसने कि प्रेशर फेल डाउन टू 40%. तो इसका 40% रह जाएगा. स्टार्टिंग में X है और इसका 40% विल बी 0.4X. P2 will be 0.4X. Now temperature is constant. You will use Boyle's law. P1 V1 is equal to P2 V2. P1 is X, V1 is 100, P2 is 0.4 into X, and V2 is 100 plus V. From this equation XX will cancel out, and from this equation V, volume of bulb B can be calculated, and V will be equal to 150 cc. So 11th का C 150 cc will be the correct option. आप एक बार फिर से देखिए, दो ग्लास बल्ब्स हैं A and B. स्टार्टिंग में गैस जो है दैट इज कन्फाइंड टू ओनली ग्लास A, और इसकी वॉल्यूम है 100 cc. जब ओपन किया तो पहले प्रेशर भी मान लीजिए. प्रेशर क्या है, मान लीजिए P1. यहां पे जब गैस है उसका प्रेशर मान लीजिए X है. जब इसको ओपन किया, नॉब को यहां से निकाला या इसको रोटेट किया, तो यहां से जब कनेक्शन बना इसका और इस बल्ब का, तो प्रेशर कहता फेल डाउन टू 40%. यहां पे X है. अब प्रेशर क्या हो जाएगा गैस का 0.4X, बिकॉज 40% ऑफ X इज 0.4X. वॉल्यूम V2 क्या हो जाएगी, सेकेंड जब आप ओपन अप करोगे इस ग्लास बल्ब को, इस नॉब को, अब वॉल्यूम क्या हो जाएगी, वॉल्यूम विल बी 100 प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस ग्लास बल्ब, दैट इज 100 प्लस V. टेम्परेचर इज कांस्टेंट. जब कुछ मेंशन ही नहीं है, कुछ किया नहीं आपने, हीटअप नहीं किया, ना कूलिंग हो रही है गैस की, आपने टेम्परेचर क्या लेना, कांस्टेंट लेना है. जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कौन सा लॉ लगेगा, बॉयल्स लॉ. P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. नाउ P1 इज X, V1 is 100, P2 is 0.4X, and V2 is 100 plus V. XX will cancel out, and V will be equal to 150 cc. So 11th ka C is the correct option. Next is 12th question.
Two flasks A and B of equal capacity contain equal masses of H2 and CH4 gas respectively. Flask A is maintained at temperature 300 Kelvin while flask B at temperature of 600 Kelvin. Now, the ratio of the gas pressure in flask A and flask B, that is PA is to PB, is. सो 12th क्वेश्चन देखिए आप, रेशियो निकालना है प्रेशर्स ऑफ ए गैस एंड बी गैस जो ए फ्लास्क में है। ए फ्लास्क में कौन सी गैस है? H2, हाइड्रोजन। नाउ PV इज इक्वल टू nRT, PV is equal to nRT, so pressure due to H2 will be nRT upon volume. Now this will be equal to, इक्वल वेट्स हैं दोनों के, हाइड्रोजन और CH4 का मासेस आर इक्वल, और लेट द मास बी x। n कैसे निकलेगा? n विल बी मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मास मान लीजिए x है, मॉलिक्यूलर मास विल बी 2, वॉल्यूम इज v, इक्वल कैपेसिटी है, यहां भी v, उसमें भी v, r इज r ओनली। टेम्परेचर कितना बोला है इसने? इस केस में हाइड्रोजन का है 300। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, प्रेशर आ रहा है फॉर हाइड्रोजन गैस। सिमिलरली you have to calculate partial pressure due to CH4, that is nRT upon V only. Now number of moles कैसे निकलेंगे CH4 के? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। CH4 का मास है, मॉलिक्यूलर मास है 16, वॉल्यूम इज V, इक्वल कैपेसिटी R, टेम्परेचर इसमें 600 केल्विन, लेट इट बी सेकंड इक्वेशन। नाउ ही इज आस्किंग फॉर PH2 is to PCH4, and this will be equal to PH2 is this divided by this, and from this you can calculate रेशियो आ जाएगा PA is to PB, that will be 4:1। अगर इसको इससे डिवाइड कर दें तो that will be 4:1। so answer will be C option 12th का, C is the correct option, 4:1। फिर से देखिए, दो फ्लास्क्स हैं A and B of equal capacity, A फ्लास्क में ये रखा है हाइड्रोजन, B फ्लास्क में we have CH4। now फ्लास्क A जो है that is at temperature 300 Kelvin, फ्लास्क B जो है that is at temperature 600 Kelvin। रेशियो निकालना है दोनों गैसेस के प्रेशर्स का। तो फर्स्ट देखिए हाइड्रोजन का प्रेशर कैसे निकलेगा? nRT अपॉन V। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। दोनों में मासेस बोलता सेम है दोनों गैसेस के, तो x मान लिए यहाँ पे भी x। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, दैट इज x अपॉन 2, r इंटू टेम्परेचर, केल्विन्स में 300 है, वॉल्यूम दोनों की सेम है, इक्वल कैपेसिटी है, तो v लिया, यहाँ भी v लिया। सिमिलरली मॉलिक्यूलर मास निकाला, ये नंबर ऑफ मोल्स निकाले CH4 के, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास x अपॉन 16 इंटू r इंटू टेम्परेचर डिवाइडेड बाय v। रेशियो लेना है तो फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दिया, एंड दैट इज इक्वल टू 4:1। सो 12th का C is the correct option. Now next question is 13th question. 13th question is कि a gas behaves like an ideal gas at, the first option is high pressure and low temperature, no it cannot be. Second is B option is low pressure and high temperature, yes. जो रियल गैसेस हैं दे बिहेव आइडियली एट लो प्रेशर, जब प्रेशर बहुत कम होगा, मॉलिक्यूल्स बहुत दूर होंगे, उनके बीच में इंटरेक्शंस बहुत कम होंगी। नंबर 2, साथ में हाई टेम्परेचर भी होगा तो उनकी काइनेटिक एनर्जी विल बी क्वाइट हाई, सो इंटरेक्शंस विल बी लो। साथ ही में जब प्रेशर लो होगा तो वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स कैन बी नेग्लेक्टेड, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम कैन बी नेग्लेक्टेड। So it has to be B option कि a gas behaves like an ideal gas at low pressure and high temperature. Next is 14th question. A gas has a density of 2.68 grams per liters at STP. Identify it.
तो ये क्वेश्चन है एवोगैड्रोस लॉ के बेस पे। हमने ये बेसिक कंसेप्ट्स में भी किया था कि 22.4 लीटर्स ऑफ एनी गैस एट एसटीपी कंडीशंस इज इक्वल टू 1 मोल, या फिर 22.4 लीटर्स ऑफ एनी गैस एट एसटीपी कंडीशंस इज इक्वल टू द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। नाउ यहां पे डेंसिटी गिवन है। फोर्टीन्थ क्वेश्चन देखिए, डेंसिटी गिवन है एंड दैट इज इक्वल टू 2.68 ग्राम्स पर लीटर। नाउ व्हाट डज इट मीन कि 1 लीटर अगर गैस हो उसका मास कितना होगा? 2.68 ग्राम्स। हमें चाहिए क्या? 1 लीटर का मास कितना है? 2.68 ग्राम्स। हमें चाहिए 22.4 लीटर्स का क्या मास होगा? 2.68 इंटू 22.4 लीटर्स एंड दैट इज इक्वल टू 60.03 ग्राम्स। तो 22.4 लीटर्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो मास होगा वो मॉलिक्यूलर मास होगा गैस का। और अब आइडेंटिफाई कीजिए नीचे वाली गैसेस में जो ऐसी गैस हो जिसमें कि 60 उसका मास आ रहा हो, तो दैट विल बी COS, सी का 12, ऑक्सीजन 16, सल्फर इज 32, मिला के 60 आ रहा है, तो इट हैज टू बी COS। 14th का C विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया कि 22.4 लीटर्स ऑफ गैस का क्या मास है वो निकाला। 1 लीटर का मास दिया हुआ है 2.68 ग्राम्स, बिकॉज दिस इज द डेंसिटी 2.68 ग्राम्स पर लीटर। इसका मतलब है कि 1 लीटर का मास है 2.68 ग्राम्स। 22.4 लीटर्स का क्या होगा? इंटू 22.4, दैट इज 60.03। ये आ गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस। अब इसको आइडेंटिफाई करना है तो मासेस निकालिए मॉलिक्यूलर मास से, जितने भी ऑप्शंस दिए हैं। COS का 60 आएगा, तो 14th का C, that is COS will be the correct option. Next is 15th question. 15th question देखिए, consider the following gases and their corresponding values of A given in brackets. A क्या है यहाँ पे? वंडरवॉल्स कांस्टेंट है। और A क्या सिग्निफाई करता है? A signifies the forces of interaction between the gas molecules. तो जितनी ज्यादा फोर्सेस होंगी इंटरेक्शन की, उतना इजीली कोई गैस लिक्विफाई हो सकती है। तो दैट मीन जितनी ज्यादा वैल्यू होगी ए की, उसकी ईज ऑफ लिक्विफिकेशन उस गैस की बहुत ज्यादा होगी। तो ये पूछ रहा है गैसेस गिवन है आपको, CH4 2.25, N2 है 1.35, O2 है 1.36 एंड CO है 1.46। विच ऑफ देम विल लिक्विफाई विद ग्रेट डिफिकल्टी? तो देखिए सबसे डिफिकल्ट किसको होगा लिक्विफाई होने के लिए? जिसकी ए की वैल्यू सबसे छोटी है, बिकॉज जितनी छोटी होगी ए की वैल्यू, फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में उतनी ही कम होंगी, और जितनी कम फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन होंगी उस गैस को लिक्विफाई करना उतना ही डिफिकल्ट होगा। एंड अदर वे राउंड, जितनी ज्यादा वैल्यू होगी ए की, उतना इजीली गैस को लिक्विफाई किया जा सकता है। तो अब देखिए इसमें N2 हैज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ A, 2.25 है CH4 के लिए, N2 के लिए इट इज 1.35, O2 के लिए इट इज 1.36 एंड CO के लिए इट इज 1.46। सो N2 के लिए जो वैल्यू है A की वो लोएस्ट है, तो इसको लिक्विफाई करना भी सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होगा। सो 15th का B, दैट इज N2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज 16th क्वेश्चन, the energy of an ideal gas depends only on its, तो energy of an ideal gas depends only on its temperature, temperature पे depend करता है। so 16th का D will be the correct option, temperature। 17th, at high temperature and low pressure the van der Waals equation is reduced to। 17th क्वेश्चन देखिए,
एट हाई टेम्परेचर, पहले बात वंडरवॉल्स इक्वेशन है क्या? तो लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे आपको पता है कि गैसेस जो हैं वो कैसे बिहेव करती हैं। रियल गैसेस आइडियल बिहेवियर शो करना शुरू कर देती हैं, करेक्शंस की कोई ज़रूरत नहीं है। पर कब? लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे। तो ये जो इक्वेशन है ये है एन मोल्स के लिए, तो इट रिड्यूसेस टू गैसेस, कह रहा हूं मैं कि वो आइडियली बिहेव करना शुरू कर देती हैं एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पे ये इक्वेशन किसको रिड्यूस, किस में रिड्यूस हो जाएगी? पीवी इज इक्वल टू एन आर टी फॉर एन मोल्स। और किस में रिड्यूस हो जाएगी? पीवी इज इक्वल टू आर टी फॉर 1 मोल। सो पीवी इज इक्वल टू आर टी, 17th का बी, पीवी इज इक्वल टू आर टी मीन्स आइडियल गैस इक्वेशन। और आइडियल गैस इक्वेशन में क्यों रिड्यूस हो जाएगी? बिकॉज लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे जो रियल गैसेज हैं जिनके लिए वंडरवॉल्स इक्वेशन ली जाती है, वो रियल गैसेज आइडियल गैसेज की तरह बिहेव करना शुरू कर देती हैं। सो पीवी इज इक्वल टू आर टी, 17th का बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 18th क्वेश्चन, let P and PS be the partial pressure and saturated partial pressure of water respectively, then the relative humidity is given by। now relative humidity क्या होती है? किसके relatively? जो मैक्सिमम प्रेशर हो सकता है वाटर वेपर्स का इन द एटमोस्फेयर, वो क्या दिया है? सैचुरेशन वाला प्रेशर क्या दिया हुआ है? PS। तो relative humidity will be P, जितना पार्शियल प्रेशर है वाटर वेपर्स का, डिवाइडेड बाय PS, जितना हो सकता है मैक्सिमम, इनटू 100। तो जैसे परसेंटेज निकलती है वैसे ही रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकल रही है। PS क्या है? सैचुरेशन प्रेशर, जितना वाटर वेपर रिटेन हो सकते हैं एटमॉस्फेयर में, जितने वाटर वेपर्स रिटेन हो सकते हैं एयर में, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कितना प्रेशर है? PS, दैट इज द मैक्सिमम। और आज की डेट में जिसमें बात हो रही है उसमें प्रेशर क्या है? P। तो P अपॉन PS इंटू 100, दैट विल बी रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सो 18th का B, P upon PS into 100, that is the correct option। 19th question, a volume V of a gas at a temperature T1 and a pressure P is enclosed in a sphere. It is connected to another sphere of volume V by 2 by a tube and a stopcock. The second sphere is initially evacuated and the stopcock is closed. If the stopcock is opened, the temperature of the gas in the second sphere becomes T2. The first sphere is maintained at a temperature T1 only. What is the final pressure P1 within the apparatus? नाइनटीन्थ क्वेश्चन देखिए, दो स्फीयर्स हैं। यहां पे कहता है वॉल्यूम V ऑफ ए गैस एट ए टेम्परेचर T1 टेम्परेचर पे एंड प्रेशर P, प्रेशर P है, टेम्परेचर T1 है, वॉल्यूम V है। अब स्टॉप का ओपन नहीं किया हुआ है इसने, और ये ग्लास जो बल्ब है दिस इज इवैक्यूएटेड। जब ओपन किया इसको और इसकी वॉल्यूम गिवन है भाई, दिस इज V/2, इसकी वॉल्यूम V/2 है, तो इट हैज टू बी स्मॉलर। चाहे छोटा बना देते हैं इसको, इट हैज वॉल्यूम V/2। जब इसको ओपन किया तो कहता उसमें टेम्परेचर T1 ही रखना है, उसमें जो गैस होगी दैट विल बी T1 ओनली। इस साइड जो गैस मॉलिक्यूल्स गए उनका टेम्परेचर है कहता T2। दिस टेम्परेचर इज, इसमें जो गैस मॉलिक्यूल्स गए उनका टेम्परेचर इज T2। और प्रेशर इज सेम, प्रेशर इज सेम, जो बाद में प्रेशर हो जाएगा दैट विल बी P1 ओनली। यहां पे भी और यहां पे भी एक बार फिर से क्वेश्चन देखिए। यहां पे स्टार्टिंग वाली कंडीशन क्या है कि यहां पे गैस है जिसकी वॉल्यूम V है, इस ग्लास बल्ब की टेम्परेचर T1 पे मेंटेन्ड है, प्रेशर इज P।
ओपन किया इसको तो कुछ गैस मॉलिक्यूल्स यहां पे होंगे, कुछ गैस मॉलिक्यूल्स वहां चले जाएंगे। मान लीजिए यहां पे N1 मोल्स हैं, यहां पे N2 मोल्स हैं। N1 प्लस N2 शुड बी इक्वल टू N जो स्टार्टिंग में है। तो यहां पे जो N2 मोल्स हैं उनका टेम्परेचर कितना है T2, प्रेशर कितना है फाइनली गैस का P1, यहां पे भी और यहां पे भी P1। जो N1 मोल्स रह जाएंगे उनका प्रेशर भी क्या रह जाएगा, P1 ओनली। प्रेशर इज सेम, टेम्परेचर यहां पे हैज टू बी T1, जो सेकंड खोलने के बाद जो गैस रह रही है, टेम्परेचर T1 यहां पे, प्रेशर P1 यहां पे, लेट द नंबर ऑफ मोल्स यहां पे N1। और यहां पे क्या हो रहा है, जब ओपन किया यहां पे जो गैस मॉलिक्यूल्स आए उनका मान लीजिए मोल्स आर N2, टेम्परेचर इज T2 एंड प्रेशर इज जितना यहां पे हो गया फाइनली उतना ही यहां पे P1। अब देखिए क्या करना है इस क्वेश्चन में, स्टार्टिंग वाली कंडीशन लगाइए, PV इज इक्वल टू nRT। T1 है स्टार्टिंग में, ये स्टार्टिंग वाली कंडीशन है, PV इज इक्वल टू nRT1। फिर यहां पे मान लीजिए N1 मोल्स रह गए, यहां पे N2 चले गए, तो यहां वाले में PV इज इक्वल टू nRT लगाए हम। प्रेशर कितना हो गया फाइनली P1, वॉल्यूम क्या है यहां पे V, नंबर ऑफ मोल्स यहां पे N1, R, टेम्परेचर इज सेम T1 जितना था। तो दिस इज P1V इज इक्वल टू N1 RT1। इसका लगाया ये, इस साइड इस बल्ब में PV इज इक्वल टू nRT लगाइए। प्रेशर इज P1, वॉल्यूम इज V/2, नंबर ऑफ मोल्स N2, R, टेम्परेचर इज T2। पहले इक्वेशंस लिखनी आनी चाहिए, तो दिस विल बी द इक्वेशन P1 V/2 N2 इज इक्वल टू N2 R T2। अब आपने यूज करवाना है N इज इक्वल टू N1 प्लस N2। यहां से N की वैल्यू निकालिए, PV अपॉन RT1। सेकेंड इक्वेशन से N1 की वैल्यू निकालिए, P1V अपॉन RT1। इस इक्वेशन से निकालिए N2 की वैल्यू, P1V/2 RT2। Now you have to calculate the final pressure P1 within the apparatus। P1 you have to calculate, ये इक्वेशन बन गई है, आपने एलसीएम वगैरह लेना है, या P1 कॉमन ले लीजिए यहाँ पे दोनों साइड से। P1 कॉमन ले लिया तो बचा V अपॉन RT1 प्लस V अपॉन 2RT2, एलसीएम लीजिए और P1 की वैल्यू निकल जाएगी, एंड दैट हैज टू बी ए ऑप्शन 2PT2 डिवाइडेड बाय 2T2 प्लस T1। तो A will be the correct answer in this case, A will be the correct option for 19th question। एक बार फिर से 19th question को देखिए, A volume V of a gas at a temperature T1 and a pressure P is enclosed in a sphere. It is connected to another sphere of volume V/2 by a tube and a stopcock. The second sphere is initially evacuated and the stopcock is closed. If the stopcock is opened, the temperature of the gas in the second sphere becomes T2. The first sphere is maintained at a temperature T1. What is the final pressure P1 within the apparatus? दो ग्लास बल्ब्स हैं, V वॉल्यूम इसकी, V/2 इसकी। स्टार्टिंग में इसमें कोई गैस नहीं है, यहीं पे गैस है, और स्टार्टिंग वाली कंडीशन है कि N मोल्स है यहाँ पे, T1 टेम्परेचर है और P प्रेशर है यहाँ पे जब गैस है स्टार्टिंग में। ओपन किया, नेचुरल है, कुछ गैस यहाँ से यहाँ चली जाएगी, यहीं पे भी रहेगी कुछ गैस और कुछ यहाँ पे चली जाएगी। यहाँ पे जितनी रहेगी उसके मोल्स मान लीजिए N1 है, प्रेशर यहाँ पे हो जाएगा P1 फाइनली, क्योंकि प्रेशर गैस का हो रहा है P1, वो गिवन है आपको क्वेश्चन में। टेम्परेचर यहाँ पे बोलता सेम रहना है T1, जो था पहले वही रहना है T1। यहाँ पे मान लीजिए मोल्स जो गए हैं उनका नंबर ऑफ मोल्स आर N2, वॉल्यूम इज V/2, टेम्परेचर सेकेंड जो ग्लास बल्ब है उसमें गैस का होता है T2, दिस इज गिवन। प्रेशर फाइनली दोनों साइड P1। फर्स्ट कंडीशन यहाँ वाली लगाई, उसमें PV इक्वल टू nRT लगाया, PV इक्वल टू nRT1। इस ग्लास बल्ब में सेकंड कंडीशन में जब ओपन कर दिया ग्लास बल्ब को, तब ग्लास नॉब को, तब वैल्यू लगाई यहाँ पे PV इक्वल टू nRT, P1V इक्वल टू N1RT1। सेकेंड ग्लास बल्ब के लिए लगाया वैल्यू ये P1, वॉल्यूम इज V/2, नंबर ऑफ मोल्स आर N2, R, T2, टेम्परेचर उसमें T2 है। नाउ आई एम यूजिंग दिस फैक्ट दैट N हैज टू बी इक्वल टू N1 प्लस N2। N की वैल्यू यहां से निकाली, N1 की वैल्यू यहां से निकाली, N2 की वैल्यू यहां से निकाली, इक्वेशन बन रही है, यहां से P1 आई हैव कैलकुलेटेड एंड P1 आ रहा है
2p T2 divided by 2T2 plus T1, that is 19th का A is the correct option. Next is 20th question, and 20th question is which curve does not represent Boyle's law? तो A देखिए, A is correct. प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम, जब प्रेशर इंक्रीज हो रहा है वॉल्यूम डिक्रीज कर रही है, और जब वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है तो प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, तो ए इज करेक्ट ऑप्शन. और लॉग ऑफ पी लॉग ऑफ वी, इनवर्स रिलेशन वाले हैं उनके बीच में आप लॉग्स की वैल्यूज लें, लॉग ऑफ पी वर्सेस लॉग ऑफ वी, सो दिस इज करेक्ट. एक लाइन आ रही है विद द नेगेटिव स्लोप. सी ऑप्शन इज इनकरेक्ट. प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में स्ट्रेट लाइन कर्व नहीं आएगा. ये प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में बॉयल्स लॉ में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने करवाई थी आपको, तो इट इज बेस्ड ऑन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर. दिस इज बॉयल्स लॉ. दैट मींस यहां पे प्रेशर लें और यहां पे वॉल्यूम लें तो ग्राफ हैज टू बी लाइक दिस. लेकिन सी ऑप्शन में ही इज गिविंग द ग्राफ एज दिस, सो दिस विल बी इनकरेक्ट. This is correct. B option is correct. D option is correct. Sorry, A option is correct. B option is correct. D option is correct. But C is incorrect. So P versus V में ऐसे करके ग्राफ नहीं आ सकता जैसे C में दिया हुआ है. तो which curve does not represent Boyle's law? It has to be C. C will be the correct option. Next question is 21st question. The unit of van der Waals constant A is. तो यूनिट्स कैसे निकलेंगे देखिए एक बार फिर से. जो चीजें एडअप कर रहे हैं उनके यूनिट्स बराबर होने चाहिए. तो दैट मींस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर के यूनिट्स प्रेशर के बराबर होने चाहिए. वी वांट द यूनिट्स ऑफ ए. A will be P into V square upon N square. वैल्यूज डालिए. प्रेशर के यूनिट्स एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम स्क्वायर के यूनिट्स लीटर स्क्वायर अपॉन मोल स्क्वायर. दैट मीन्स विच इज द करेक्ट ऑप्शन? एटमॉस्फेयर, लीटर स्क्वायर, मोल रेज टू -2. दैट इज 21st का B is the correct option. So 21st का B will be the correct option. 22nd question. At the same temperature, which of the following gases will have the least average translational kinetic energy per mole? So, translational kinetic energy per mole जो है वो temperature dependent है. जब temperature same है सारी gases का, तो उनका जो average translational kinetic energy per mole होनी चाहिए वो भी same होनी चाहिए, because temperature same ले रहे हैं, तो average translational kinetic energy has to be same. हीलियम है चाहे हाइड्रोजन है चाहे नियॉन है, जब टेम्परेचर सेम है तो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी विल बी सेम फॉर ऑल द थ्री गैसेस. सो 22nd का डी इज द करेक्ट ऑप्शन. ऑल विल हैव द सेम वैल्यू. Next question is 23rd question. A balloon filled with ethane is pricked with a sharp point and quickly dropped in a tank of H2 gas under identical conditions. After a while, the balloon will have. अब देखिए 23rd question में ये बैलून है और उसमें इथाइन पड़ी हुई है और इसकी प्रिकिंग की, छेद किया इसमें छोटा सा और इसको डाल दिया एक ऐसे कंटेनर में जिसमें H2 है अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस. अब देखिए जब प्रिकिंग करेंगे आप इसकी तो डिफ्यूजन होनी है हाइड्रोजन के अंदर को और इथाइन की बाहर को. तो इट विल बी एफ्यूजन, लॉज सेम लगने हैं, हाइड्रोजन अंदर जाएगी और इथाइन बाहर आना चाहेगी. लेकिन किसका रेट ऑफ एफ्यूजन ज्यादा होना चाहिए?
रेट ऑफ एफ्यूजन फॉर्मूला आपको ये बताया हुआ है, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास। तो जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास उतना कम रेट ऑफ डिफ्यूजन, या जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास उतना कम रेट ऑफ एफ्यूजन। नाउ वी आर कंसिडरिंग टू गैसेस, बाहर है H2 और अंदर है इथाइन। इथाइन और H2 में मॉलिक्यूलर मास किसका कम है? हाइड्रोजन का। तो रेट ऑफ एफ्यूजन किसका ज्यादा होगा? हाइड्रोजन का। तो ये गैस ज्यादा जल्दी से अंदर जाएगी एज कंपेयर टू जिस रेट से इथाइन बाहर आ रही है। तो रेट ऑफ एफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इज ग्रेटर, इज लार्जर एज कंपेयर टू रेट ऑफ एफ्यूजन ऑफ इथाइन, बिकॉज इसका मॉलिक्यूलर मास कम है। तो इसलिए जो जिस रेट से H2 अंदर जाएगी वो फास्ट होगा रेट एज कंपेयर टू जिस रेट से इथाइन बाहर आ रही है। तो दैट मीन्स थोड़ी देर बाद जो बैलून है वो क्या कर जाएगा? एनलार्ज कर जाएगा। इट विल गेट एनलार्ज आफ्टर सम टाइम। सो 23rd का बी एनलार्ज्ड, इट विल हैव एनलार्ज्ड आफ्टर सम टाइम। सो 24th क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। The values of van der Waals constant A for the gases O2, N2, CO2 and CH4 values given है। The gas which can most easily be liquefied is, अभी क्वेश्चन इस टाइप का हमने किया। तो most easily the gas which can be liquefied is, जिसका A की वैल्यू मैक्सिमम है, और A की वैल्यू मैक्सिमम कौन सी है? थर्ड गैस 3.64, दैट इज CO2। तो जिसकी A की वैल्यू ज्यादा उस गैस में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन भी ज्यादा होंगी और जिसमें फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा वो गैस इजीली लिक्विफाई की जा सकती है। तो 24th का C CO2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज 25th क्वेश्चन, द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। 25th क्वेश्चन इज द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर एन आइडियल गैस इज। तो Z की वैल्यू क्या होती है? PV अपॉन nRT जो है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आइडियल गैस के लिए, दैट इज इक्वल टू 1। So 25th का B 1.0 is the correct option. 26th question, a bottle of dry NH3 and bottle of dry HCl connected through a long tube are opened simultaneously at both ends. The white NH4Cl ring first formed will be. तो देखिए इसने पूछा है कि कहाँ पे बनेगा? NH3 वाले ट्यूब के नजदीक बनेगा, बॉटल के नजदीक बनेगा, या HCl की बॉटल के नजदीक बनना चाहिए। तो दिस न्यूमेरिकल, दिस क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन इज आल्सो बेस्ड ऑन ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। एक साइड देखिए बॉटल है जिसमें NH3 है और दूसरी साइड वी हैव HCl, ड्राई HCl, ड्राई NH3, बीच में नॉब होगा। जो ओपन करेंगे तो NH3 यहां से यहां मूव करेगी, HCl इस साइड को मूव करेगी। बात है अब कि किसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा? जिसका मॉलिक्यूलर मास कम है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा। तो किसका मॉलिक्यूलर मास कम है? यहाँ पे NH3 इज 14 + 3 17 और HCl इज 35.5, इसका है +1 36.5। तो मॉलिक्यूलर मास NH3 का कम है, इसलिए रेट ऑफ डिफ्यूजन NH3 का ज्यादा होगा। जितनी देर में मान लीजिए T टाइम में ये यहां तक मूव कर जाएगी और HCl अभी इतना ही मूव की होगी, बिकॉज रेट ऑफ डिफ्यूजन फॉर NH3 इज लार्ज एज कंपेयर टू रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl। और जब इन्होंने मिक्सअप होना है तो व्हाइट क्या चीज बननी है? NH4Cl बनना है। NH4 के रिंग बनेगा, व्हाइट रिंग NH4Cl का। जब मिक्सअप हो जाएंगे तो किस साइड बनेगा? HCl की बॉटल की साइड को बनेगा। जिस साइड को HCl है उस साइड को बनेगा ये NH4Cl, बिकॉज रेट ऑफ डिफ्यूजन NH3 का ज्यादा है और रेट ऑफ डिफ्यूजन HCl का कम है। तो NH3 की मूवमेंट फास्टर होगी, HCl की मूवमेंट स्लो होगी। और जब मिक्सअप होंगे ये HCl की साइड को होंगे ज्यादा। मिक्सअप जब होना है इन्होंने, तो क्योंकि रेट ऑफ डिफ्यूजन NH3 का ज्यादा है तो इस साइड को मिक्सअप होंगे। जो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे दे विल बी नियरर टू द HCl बॉटल। सो 26 का B
near the HCl bottle is the correct option. Next is 27th question. Inversion temperature Ti for a gas is given by 2A upon RB. बट इसको समझने के लिए पूरा इन्वर्जन टेम्परेचर होता क्या है, तो इसको समझने के लिए मैं आपको जूल थॉम्सन इफेक्ट समझाता हूं सबसे पहले। 27th क्वेश्चन, इन्वर्जन टेम्परेचर की वैल्यू तो वैसे होती है 2A अपॉन RB, बट यू शुड ऑल्सो नो जूल थॉम्सन इफेक्ट। जूल थॉम्सन इफेक्ट क्या होता है कि जब रियल गैस को एक्सपैंड किया जाता है फ्रॉम लोअर प्रेशर टू फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर थ्रू अ पोरस प्लग, जब रियल गैस को एक्सपैंड किया जाता है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर थ्रू ए पोरस प्लग, तो एडियाबेटिकली ऑल्सो देन कूलिंग टेक्स प्लेस, एंड दिस कूलिंग इफेक्ट जो है दैट इज नोन एज जूल थॉम्सन इफेक्ट। तो मैंने क्या कहा, देखिए रियल गैस की जब एक्सपेंशन होती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर थ्रू अ पोरस प्लग, एडियाबेटिकली मींस हीट एक्सचेंज नहीं होनी चाहिए सिस्टम एंड सराउंडिंग्स के बीच में, एडियाबेटिकली होना चाहिए, देन कूलिंग टेक्स प्लेस, एंड दिस प्रोसेस, दिस फिनोमिनन इज नोन एज जूल थॉम्सन इफेक्ट। नेक्स्ट इज, इसी में जूल थॉम्सन कोफिशिएंट आपको पता होना चाहिए। जूल थॉम्सन कोफिशिएंट क्या होता है, न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज डेल टी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट एंथैल्पी। डेल टी क्या है, चेंज इन द टेम्परेचर, दिस इज डिक्रीज इन द प्रेशर, हाई प्रेशर से लो पे आ रहे हैं तो डेल पी विल बी नेगेटिव, और अगर कूलिंग हो रही है तो डेल टी विल ऑल्सो बी नेगेटिव, दैट मीन्स न्यू इज माइनस नेगेटिव अगर क्या हो रहा है, सॉरी इट इज पॉजिटिव अगर कूलिंग हो रही है, बिकॉज जब कूलिंग होगी तो डेल टी विल बी नेगेटिव, और जूल थॉम्सन इफेक्ट में प्रेशर तो डिक्रीज ही हो रहा है तो डेल पी इज ऑलवेज नेगेटिव, तो नेगेटिव ये और ये भी नेगेटिव, दैट मीन्स न्यू विल बी पॉजिटिव अगर कूलिंग होगी, एंड न्यू विल बी नेगेटिव अगर हीटिंग होगी। तो दिस इज जूल थॉम्सन कोफिशिएंट, del T upon del P at constant enthalpy, nu will be positive in case of cooling, and this Joule Thomson coefficient will be negative in case of heating. Now one more thing is important in this case कि इन्वर्जन टेम्परेचर, इस पे अगर ये समझ आ गया तो इसके बाद इन्वर्जन टेम्परेचर में आ रहा हूं मैं, जो 27th क्वेश्चन जिसके बेसिस पे था। इन्वर्जन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है किसी भी गैस के लिए जिस टेम्परेचर पे ना तो कूलिंग होती है ना हीटिंग होती है अगर उसको एक्सपैंड किया जाए थ्रू अ पोरस प्लग। तो इन्वर्जन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस पे ना तो कूलिंग होनी है ना हीटिंग होनी है अगर गैस को एक्सपैंड किया जाए। इन्वर्जन टेम्परेचर नीचे अगर एक्सपेंशन की जाए एडियाबेटिकली तब कूलिंग होगी, और इन्वर्जन टेम्परेचर से ऊपर अगर एक्सपेंशन की जाए देन हीटिंग विल टेक प्लेस। और इन्वर्जन टेम्परेचर के हिसाब से आप बता सकते हो कि दो गैसेस हैं, कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि दो गैसेस हैं जैसे हाइड्रोजन एंड हीलियम, उनकी अगर एक्सपेंशन की जाए एडियाबेटिकली थ्रू अ पोरस प्लग एट द रूम टेम्परेचर, देन इंस्टेड ऑफ कूलिंग उनकी हीटिंग होती है। और इसका रीजन ये है कि हाइड्रोजन एंड हीलियम के लिए जो इन्वर्जन टेम्परेचर है दैट इज वेरी लो एज कंपेयर टू द रूम टेम्परेचर, वो बहुत कम होता है। तो कम होता है तो दैट मीन्स रूम टेम्परेचर पे इन्वर्जन टेम्परेचर से ऊपर अगर उनको एक्सपैंड कराओगे, तो इन्वर्जन टेम्परेचर से ऊपर अगर गैस को एक्सपैंड करवाया जाए तो हीटिंग होगी, इन्वर्जन टेम्परेचर से नीचे अगर एक्सपैंड करवाया जाए तब कूलिंग होगी। तो इनका जो इन्वर्जन टेम्परेचर है पहले गैस को उससे नीचे लेके जाएं, उतने टेम्परेचर पे लेके जाएं कि उससे नीचे हो जाए, इन्वर्जन टेम्परेचर से नीचे गैस को लेके जाएं, उसके बाद अगर एक्सपेंशन करवाई जाए तब इनके केसेस में भी कूलिंग करवाई जा सकती है। लेकिन अगर इन्वर्जन टेम्परेचर के ऊपर आप एक्सपेंशन करवाते हो देन हीटिंग विल टेक प्लेस, एंड इन्वर्जन टेम्परेचर इज इक्वल टू 2A अपॉन RB। सो 27th का B 2A अपॉन RB is the correct option. Next is 28th question. The term that accounts for the intermolecular forces in van der Waals equation for non-ideal gas is
हाँ जी, तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से जो हमने करेक्शन की थी वो किस में की थी? प्रेशर में। तो कौन सी टर्म है जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को अकाउंट करती है? P प्लस En स्क्वेयर अपॉन V स्क्वेयर. This is the term which accounts for the intermolecular forces of interactions in case of non-ideal gases. 29th question. The ratio of Boyle's temperature and critical temperature of a gas is. Now Boyle's temperature जो होता है वो inversion temperature का half होता है, वो था 2A upon RB and Boyle's temperature is A upon RB. और रेशियो पूछा है इसने बॉयल्स टेम्परेचर और क्रिटिकल टेम्परेचर का. क्रिटिकल टेम्परेचर मैंने ऑलरेडी आपको बताया, दैट इज इक्वल टू 8A अपॉन आर 27 RB. 29th क्वेश्चन, रेशियो बिटवीन बॉयल्स टेम्परेचर A अपॉन RB, दिस इज बॉयल्स टेम्परेचर, एंड क्रिटिकल टेम्परेचर 8A अपॉन 27 RB. इनका रेशियो निकालें, दैट विल बी 27/8. दैट विल बी 27/8. So 29th का B is the correct option. 30th question, if the absolute temperature of a gas is doubled and the pressure is reduced to 1/2, the volume of the gas will. The 30th question देखिए, if the absolute temperature of a gas is doubled, तो पहले वॉल्यूम क्या है इसमें, इससे निकालने पहले इनिशियल कंडीशंस में PV इक्वल टू nRT लगा के वॉल्यूम निकालें, दैट विल बी nRT अपॉन P. अब इसने क्या कहा कि if the absolute temperature of the gas is doubled, तो सेकेंड कंडीशंस में टेम्परेचर का T था तो 2T कर दिया एंड प्रेशर को क्या कर दिया? हाफ. अब वॉल्यूम क्या हो जाएगी ये पूछ रहा है ये. अब वॉल्यूम क्या हो जाएगी? V विल बी इक्वल टू 2 to 4 nRT अपॉन P. पहले कितनी थी? nRT अपॉन P. अब कितनी होगी? 4 टाइम्स nRT अपॉन P. जो अब वॉल्यूम बन रही है, कि इसको V डैश मान ले, तो दैट इज 4 टाइम्स nRT अपॉन P, दैट इज 4 टाइम्स द इनिशियल वॉल्यूम जो थी पहले. तो दिस विल बी इंक्रीज 4-fold. एक बार फिर से देखिए 30th क्वेश्चन जो है, इफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस इज डबल्ड एंड द प्रेशर इज रिड्यूस्ड टू 1/2, तो ये इनिशियल कंडीशंस है. पहले वॉल्यूम क्या है? nRT अपॉन P. प्रेशर को कर दिया हाफ, P था तो P/2 कर दिया. लेट द वॉल्यूम जो नेक्स्ट बन रही है V डैश मान ले. टेम्परेचर क्या कर दिया? डबल 2T कर दिया T की जगह. V डैश क्या हो जाएगा अब? nR2T अपॉन P, और ये 2 ऊपर जाएगा, दैट विल बी 4 टाइम्स nRT अपॉन P, दैट इज 4 टाइम्स द इनिशियल वॉल्यूम. सो वॉल्यूम जो है, द वॉल्यूम ऑफ द गैस विल इंक्रीज 4-fold. Next is 31st question. At relatively high pressure, van der Waals equation reduces to. तो 31st क्वेश्चन देखिए. At relatively high pressure, the van der Waals equation reduces to. तो हाई प्रेशर है, तो वैसे थी ये P प्लस AN स्क्वेयर अपॉन V स्क्वेयर, V माइनस NB is equal to nRT, but he is considering only for 1 mole, so it will be. So अगर pressure is very high, then we can neglect this, so this will be P plus V minus B is equal to RT. So it will be PV minus PB is equal to RT. That means PV is equal to RT plus PB.
दिस विल बी सी ऑप्शन 31st का PV is equal to RT plus PB. So this was question कि at relatively high pressure van der Waals equation reduces to, if the value of P is very large then we are neglecting A upon V square, so this will be P into V minus B is equal to RT, that is open up किया इसको PV minus PB is equal to RT, that is PV is equal to RT plus PB. So C 31st का C is the correct option. Next is 32nd question. The number of moles of hydrogen in 0.224 liters of hydrogen at STP assuming ideal gas behavior is, moles पूछे हैं 0.224 liters of hydrogen at STP में. हमें पता देखिए 22.4 लीटर्स में जो होते हैं दे आर इक्वल टू 1 मोल. 32nd क्वेश्चन 22.4 लीटर्स ऑफ एनी गैस एट एसटीपी हैज 1 मोल. ये बात कर रहा है यहाँ पे 0.224 में कितने होंगे, तो यूनिटरी मेथड से 22.4 लीटर्स हैज 1 मोल इन एसटीपी कंडीशंस एंड 0.224 के कितने मोल्स होंगे, and this will be equal to 0.01 mole. So just I have used the Avogadro's law. 22.4 liters of any gas at STP conditions is equal to 1 mole, and 0.224 liters of that gas will be 1 divided by 22.4 into 0.224, that is equal to 0.01 moles. Next is 33rd question. 10 gram of a gas at 1 atmosphere is cooled from 273 degrees Celsius to 273 Kelvin, keeping its volume constant. The pressure of the gas will. तो देखिए क्या क्या कांस्टेंट है 33rd क्वेश्चन में. वॉल्यूम कांस्टेंट बोली है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट. 10 ग्राम गैस है तो 10 ग्राम ही रह रही है, उसमें कोई चेंज नहीं है. दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स सेम है, कांस्टेंट है. आर ऑलरेडी कांस्टेंट होता है, दैट मीन्स पी अपॉन टी इज इक्वल टू एन आर अपॉन वी, ये सारे कांस्टेंट्स हैं. दैट मीन्स पी अपॉन टी इज ऑल्सो कांस्टेंट, और वी कैन से दैट P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2. अगर कांस्टेंट है P अपॉन T तो दिस मीन्स P1 अपॉन T1 विल बी इक्वल टू P2 अपॉन T2. अब देखिए वैल्यूज डालिए आप. स्टार्टिंग में क्या है, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे गैस थी, P1 इज 1, T1 कितना है 273 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स 273 प्लस 273. P2 निकालना है, T2 क्या है, कहां तक कूलिंग कर दी 273 केल्विन तक. तो ये आ रही है वैल्यू, दैट इज P2 विल बी 1/2. P2 will be 1/2 atmosphere, that is 0.5 atmosphere. तो इस क्वेश्चन में देखिए 33rd क्वेश्चन में क्या किया. 10 ग्राम ऑफ ए गैस at 1 atmosphere pressure is cooled from 273 degrees Celsius to 273 Kelvin, keeping its volume constant. वॉल्यूम कांस्टेंट है. 10 ग्राम गैस है तो वो भी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स आर कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, आर कांस्टेंट. तो ये तीन चीजें कांस्टेंट है. दैट मीन्स P अपॉन T क्या आ रहा है, एन आर अपॉन वी, दिस इज अ कांस्टेंट. और वी कैन से दैट P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2. वैल्यूज डाल रहा हूं. इसके बाद P1 कितना दिया है 1, T1 कितना गिवन है 273 डिग्री सेल्सियस, इसको कैल्विन्स में किया प्लस 273. T2 कितना है 273 केल्विन, P2 निकाल लिया, दैट विल बी 1/2, दैट इज 0.5 एटमॉस्फेयर. सो 33rd का D 0.5 एटमॉस्फेयर इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट इज 34th क्वेश्चन. इफ C1, C2, C3 represent the speeds of N1, N2, N3 molecules, then the root mean square speed is. तो ये फॉर्मूला मैंने करवाया है आपको.
n1u1 स्क्वायर करके करवाया था, यहाँ पे c1 दे रखा है, बस चेंज यही है। तो n1c1 स्क्वायर प्लस n2c2 स्क्वायर प्लस n3c3 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3 जितने मॉलिक्यूल्स हैं उसका स्क्वायर रूट। दैट मीन्स कौन सी ऑप्शन करेक्ट है 34th में? ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज 35th क्वेश्चन। According to Graham's law, at a given temperature, the ratio of rates of diffusion Ra upon Rb of gases A and B is given by। यहाँ प्रेशर्स भी ले रखे हैं। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन आपको करवाया है। 35th क्वेश्चन देखिए कि रेट ऑफ डिफ्यूजन अगर ए और बी का लेना है, दो गैसेस हैं, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू square root of their densities or inversely proportional to their square root of their molecular masses. Now agar pressures are also concerned or also taken, then rate of diffusion of a gas is directly proportional to pressure of that gas. Ra will be directly proportional to Pa, Rb will be directly proportional to Pb, or it will be Pa upon Pb into under root of Mb upon Ma. So what should be the correct option? C, 35th का C, Pa upon Pb into Mb upon Ma raised to power half. So this is, that is C is the correct option 35th में, C is the correct option. 36th question, what is the relationship between the average velocity, root mean square velocity and most probable velocity? तो इसमें थोड़ा माइंड में रखना है आपने। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो मैंने बोला था, मार करके याद रखना है, मार MAR, मोस्ट प्रोबेबल सबसे पहले अल्फा, फिर ए आएगा एवरेज, तो सबसे पहले वाला है न्यू जो दिया हुआ है, और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी लास्ट में। तो ये रेशियो जो दिया है दैट इज बिटवीन मार ओनली, MAR में ही रेशियो है। तो वो क्या बताया था आपको, 1:1.128:1.224। कौन सा सही आंसर है इसमें? 36 का ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज 37th क्वेश्चन। 37th क्वेश्चन देखिए, विच गैस हैज द हाईएस्ट पार्शियल प्रेशर इन एटमॉस्फेयर? सो इट इज नाइट्रोजन। दिस यू हैव टू रिमेंबर, आपने ज्योग्राफी में भी किया होगा कि नाइट्रोजन का परसेंटेज सबसे ज्यादा है, तो पार्शियल प्रेशर भी N2 का मैक्सिमम है एटमॉस्फेयर में। सो इट इज डी, 37th का डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 38th क्वेश्चन देखिए, the numerical value of A, the van der Waals constant is maximum for helium है, फिर हाइड्रोजन है, फिर O2 है, then there is NH3। तो van der Waals constant A की वैल्यू मैक्सिमम किस में होनी चाहिए? उस गैस में जिसमें फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन सबसे ज्यादा हैं। हायर द वैल्यू ऑफ A means higher are the forces of interaction between the molecules। अब NH3 में आपको पता है कि NH3 में कौन सी फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन होती है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। हीलियम वगैरह में क्या है? वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन है। तो 38th देखिए, आंसर हैज टू बी NH3 बिकॉज NH3 में नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो ये शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? नाइट्रोजन अपनी साइड खींच लेगा, उसकी वजह से नाइट्रोजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऐसे एक और मॉलिक्यूल है NH3 का, यहां पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, ये जो इंट्रैक्शन है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में, दिस इज नोन एज द हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन से ज्यादा होती है। तो और गैसेस में वी हैव वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन, लेकिन इन केस ऑफ NH3 वी हैव स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो क्योंकि फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा हैं, तो इसलिए NH3 के केस में न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ A, वैन डर वाल्स कांस्टेंट जो A है वो भी ज्यादा होगा। तो 38th का D, NH3 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज 39th क्वेश्चन, द डेंसिटी ऑफ मीथेन एट 2.0 atmosphere pressure and 27 degrees Celsius is? तो 39th क्वेश्चन देखिए,
डेंसिटी जहां पे आ गई तो आपने यूज करना है PM इज इक्वल टू रो आर टी, दिस फॉर्मूला. P is the pressure, M is the molecular mass, rho is the density, R is the gas constant, T is the temperature in kelvins. अब वैल्यूज डालिए, आपने निकालना क्या है. डेंसिटी गिवन है, द डेंसिटी ऑफ मीथेन एट 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड 27 डिग्री सेल्सियस इज, तो डेंसिटी हैज टू बी कैलकुलेटेड. डेंसिटी गिवन नहीं है, डेंसिटी हैज टू बी कैलकुलेटेड. सो रो निकालना है आपको, दैट इज PM अपॉन R इंटू टी, PM अपॉन R इंटू टी. तो प्रेशर कितना गिवन है आपको, 2 एटमॉस्फेयर. मास, मॉलिक्यूलर मास, मीथेन की बात हो रही है, मीथेन इज CH4, दैट इज 12 प्लस 4 16. गैस कांस्टेंट इट विल बी 0.082, 0.0821, क्योंकि एटमॉस्फेयर में प्रेशर लिया तो इसलिए मैं R को ले रहा हूं 0.0821. और क्या चाहिए, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट कीजिए आप केल्विन्स में, दैट इज 300, एंड इफ वी कैलकुलेट दिस विल बी इक्वल टू 1.30 ग्राम्स पर लीटर. तो 39th क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए, द डेंसिटी ऑफ मीथेन एट 2.0 एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड 27 डिग्री सेल्सियस इज. तो डेंसिटी निकालनी है, तो दैट मीन्स फॉर्मूला यूज्ड विल बी PM इज इक्वल टू रो आर टी. यहां से रो की वैल्यू निकालिए, दैट इज PM अपॉन आर टी. प्रेशर कितना है, 2 एटमॉस्फेयर. मॉलिक्यूलर मास कितना गिवन है, CH4 है तो 16. R क्या लिया, 0.0821. टेम्परेचर दिया हुआ है आपको 27 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स 273 प्लस 27, दैट इज 300. सो रो विल बी 1.30 grams per liter. So density will be 1.30 grams per liter. So 39th का C is the correct option. 40th question, next question. At what temperature the average speed of CH4 molecules have the same value as O2 has at 300 Kelvin? सबसे पहले तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको. हाँ जी, क्या फॉर्मूला बताया था आपको मैंने, √8RT बाय पाई m. तो बोलता एट व्हाट टेम्परेचर विल द एवरेज स्पीड ऑफ CH4 मॉलिक्यूल, CH4 और दूसरी साइड O2 हैव द सेम वैल्यू, जितना कि CH4 के लिए m लिख लीजिए आप. m क्या होना चाहिए CH4 के लिए, 16, और O2 के लिए √8RT. O2 का टेम्परेचर कितना गिवन है, 300. मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 32. तो सेम होना चाहिए. एट व्हाट टेम्परेचर CH4 will have the same average velocity as oxygen has at 300 Kelvin. तो वैल्यूज डाल दी, इक्वेट कर दिया, अंडर रूट्स कैंसल आउट हो जाएंगे, 8R कैंसल आउट हो जाएगा, एंड इट इज पाई m. पाई कैंसल आउट हो जाएगा दोनों साइड्स में, तो T निकल आएगा, T अपॉन 16 इज इक्वल टू 300 अपॉन 32. So this will be equal to, answer has to be 150 Kelvin will be the temperature. और उस टेम्परेचर में 150 केल्विन अगर टेम्परेचर लिया जाए तो CH4 की एवरेज वेलोसिटी विल बी सेम एज ऑक्सीजन हैज एट 300 केल्विन. तो इसको फिर से देखिए एक बार. 40th क्वेश्चन जो है, एट व्हाट टेम्परेचर विल द एवरेज स्पीड ऑफ CH4 मॉलिक्यूल्स हैव द सेम वैल्यू एज O2 हैज एट 300 केल्विन. सबसे पहला काम, एवरेज वेलोसिटी पता होनी चाहिए क्या होती है, फॉर्मूला क्या है, एंड दैट इज √8RT बाय पाई m. तो ये वैल्यू है एवरेज वेलोसिटी की. CH4 का केस लिया और O2 का केस लिया. CH4 का टेम्परेचर निकालना है, √8RT अपॉन पाई इंटू m. CH4 का मॉलिक्यूलर मास है 16. और सेम चीज है ऑक्सीजन के लिए, √8RT टेम्परेचर दिया हुआ है ऑक्सीजन का 300 केल्विन.
divided by pi into m, molecular mass of O2 is 32. अब इसको इक्वेट किया, कैंसल आउट हो रहे हैं अंडर रूट्स, 8r कैंसल आउट हो रहा है, पाई कैंसल आउट हो रहा है, वी आर गेटिंग T इक्वल टू 150 Kelvin. So this was 40th question and correct option in this case is B, 150 Kelvin.